तो हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो कक्षा 8 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 है आपके फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो एक साथ में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और फाइनली इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपके तैयार हो चुके हैं। तो ये पूरे कंप्लीट नोट्स हैं और शानदार नोट्स हैं जो आपको ऑफलाइन कोचिंग स्कूल कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है आपकी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसको बहुत ही हम शानदार तरीके से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है आपके फसल, यानी फसल क्या है। और जो बच्चे PDF के रूप में नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वो इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, या नोट्स आपको कैसे परचेज करना है इसकी जो पूरी डिटेल है, इसकी जो पूरी जानकारी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ जाकर आप नोट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं। या फिर जो स्टूडेंट इन नोट्स को साथ साथ में लिखना चाहते हैं तो साथ साथ में लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले है आपकी फसल, यानी फसल की परिभाषा क्या है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि फसल किसे कहते हैं, तो फसल की आपको परिभाषा किस प्रकार से लिखनी है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। अब फसल के क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या क्या उदाहरण है, तो इसमें पहला है आपके गेहूं और दूसरा है आपके चावल। और फसलें हैं वो अन्य भी बहुत सारी हैं तो उनके नाम भी आप साथ में लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके फसलों के प्रकार, यानी फसल है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है आपके 1 नंबर पर खरीफ की फसल, यानी खरीफ फसल। तो खरीफ की फसल क्या होती है कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, कि ऐसी फसल जिसको हम वर्षा ऋतु में बोते हैं। और भारत में वर्षा ऋतु है वो सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। कि भारत में वर्षा ऋतु है वो सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। उदाहरण के लिए हम तो खरीफ की फसल है उनके उदाहरण क्या क्या हैं, एग्जाम्पल क्या हैं, तो इसमें एक है आपके मक्का, और उसके बाद में है कपास और धान और सोयाबीन। ये सब क्या है, ये खरीफ की फसल के एग्जाम्पल हैं। तो खरीफ की फसल किसे कहते हैं कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। और भारत में वर्षा ऋतु है वो सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। उदाहरण के लिए मक्का है, कपास है, धान है और सोयाबीन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी रबी की फसल, यानी रबी फसल किसे कहते हैं कि वह फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है। खरीफ की फसल है उसको हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, और जबकि जो रबी की फसल है उसको हम कब बोते हैं, शीत ऋतु में। और भारत में शीत ऋतु है वो सामान्यतः अक्टूबर से मार्च तक होती है। भारत में शीत ऋतु है उसकी जो अवधि है वो अक्टूबर से मार्च तक मानी जाती है। और रबी की फसल के एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, तो 1 नंबर है आपके गेहूं, उसके बाद में है चना, उसके बाद में आपके मटर और सरसों, अलसी। ये सब क्या हैं, ये रबी की फसल के उदाहरण हैं। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके कृषि पद्धतियाँ, यानी कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं। तो फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करता है उसे हम क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। कि फसल उगाने के लिए किसान जो कार्य करता है, जो क्रियाकलाप करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। या फिर फसल उगाने के लिए किसान स्टार्ट से अंत तक जो भी काम करता है, यानी फसल को बोता है, खरपतवार से सुरक्षा करता है, उसकी कटाई करता है, उसका भंडारण करता है, तो ये सब क्या है, ये कृषि पद्धतियाँ हैं। और कृषि पद्धतियाँ हैं उनके कौन कौन से चरण हैं, तो कृषि है वो जो किसान है वो फसल बोता है तो कहाँ से शुरू करता है, तो सबसे पहले क्या करता है, मिट्टी तैयार करना, यानी मिट्टी तैयार करना। तो ये कृषि पद्धति का प्रथम चरण है। और दूसरा चरण है बुआई, यानी मिट्टी तैयार करने के बाद किसान क्या करता है, बुआई करता है। और तीसरा चरण है खाद एवं उर्वरक देना। तो तीसरा चरण है आपके खाद और उर्वरक देना। और 4 नंबर है आपकी सिंचाई यानी जल देना। और 5 नंबर है खरपतवार से सुरक्षा। और उसके बाद में छठा है आपके कटाई और 7वां आपके भंडारण। तो कृषि पद्धतियों के ये 7 चरण हैं जो हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं।
ओके, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको मिस नहीं करना है। तो सबसे पहला चरण है आपकी मिट्टी तैयार करना है। अब देखिए मिट्टी तैयार कैसे करता है, जो किसान है जो फसल को बोता है तो बोने से पहले मिट्टी तैयार करनी बहुत ही आवश्यक है। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है, यानी कृषि पद्धति का प्रथम चरण है कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना। और मिट्टी तैयार करने के क्या क्या लाभ है, यानी जब मिट्टी तैयार करता है तो उसके क्या लाभ मिलते हैं, किसान को क्या फ़ायदा मिलता है। तो इसमें पहला लाभ है कि अंकुरण आसानी से होगा, जो अंकुरण है वो आसानी से होगा। और दूसरा है कि वायु आसानी से मिट्टी में प्रवेश करेगी, जो वायु है जो हवा है वो आसानी से मिट्टी में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। और तीसरा लाभ है कि नरम मिट्टी में, जो नरम मिट्टी है उसमें पौधों की जड़ें आसानी से फैल सकती हैं। नरम मिट्टी में पौधों की जो जड़ें हैं वो आसानी से फैल सकती हैं। और 4 नंबर लाभ है कि लाभदायक सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होती है, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं उनमें क्या होगी, वृद्धि होगी। और 5 नंबर है कि खाद व उर्वरक आसानी से मिल जाते हैं। जब मिट्टी तैयार की जाती है तो जो खाद और उर्वरक हैं वो आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं। और 6 नंबर जो लाभ है वो है कि पोषक तत्व पलटकर ऊपर आ जाते हैं। जो पोषक तत्व हैं वो उलट पलट कर क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो ये मिट्टी तैयार करने के लाभ हैं। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस भी आ सकता है कि मिट्टी तैयार करने के क्या क्या लाभ हैं। तो कोई 3 लाभ, कोई 4 लाभ लिखिए। तो ये कंप्लीट जो लाभ मैंने आपको बताए हैं सारे आपको तैयार करने हैं। तो इसमें है जुताई। अब देखिए जुताई क्या है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला बनाने की जो क्रिया है, पोला करने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अब कृषि औजार कौन कौन से हैं, जैसे हल है, यानी जो किसान है जो बोता है, जो मिट्टी तैयार करवाता है, तो उसके लिए कृषि औजार क्या हैं, हल हैं, कुदाली हैं और कल्टीवेटर हैं। तो ये 3 औजार हैं, इनके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है हल। तो हल आपने देखा होगा कि कृषि कार्य के लिए हल महत्वपूर्ण औजार है, कि कृषि कार्य है उसके लिए हल है वो महत्वपूर्ण औजार माना जाता है। इससे खेत में जुताई, खाद या उर्वरक मिलाने या खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। और यह लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है, हल लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा ऊंट घोड़े की सहायता से खींचा जाता है। और इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। और हल का जो मुख्य भाग है वो लंबी लकड़ी का बना होता है। हल का मुख्य भाग किसका बना होता है, एक लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, हल शेफ्ट कहते हैं। तो हल के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया है कि कृषि कार्य के लिए हल महत्वपूर्ण औजार है। इससे खेत में जुताई, खाद या उर्वरक मिलाने या फिर खरपतवार को निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए करते हैं। और ये किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी या ऊंट घोड़े की सहायता से हम खींचते हैं। और इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। और हल का जो मुख्य भाग है वो किसका बना होता है, एक लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हल शेफ्ट कहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में दूसरा औजार है आपके कुदाली। अब कुदाली क्या है, तो इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने में होता है। कुदाली का उपयोग किस में करते हैं, इसका उपयोग खरपतवार निकालने में और मिट्टी को पोला करने में होता है। और इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। इसमें क्या होती है, लकड़ी या लोहे की एक छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मूड़ी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। और इसका दूसरा जो सिरा है वो पशुओं द्वारा खींचा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कल्टीवेटर। अब देखिए कल्टीवेटर क्या है, तो कल्टीवेटर है वो जुताई का एक आधुनिक औजार है। कल्टीवेटर क्या है, जुताई का आधुनिक औजार है। आजकल जुताई ट्रैक्टर के द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है, कि आजकल है ट्रैक्टर के द्वारा संचालित कल्टीवेटर से हम जुताई करते हैं। और इससे समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। इसमें क्या होता है कि समय भी कम लगता है और जो एनर्जी है, जो शक्ति है, उसकी भी बचत होती है।
उसके बाद में दूसरा चरण है कृषि पद्धति का बुआई। अब देखिए मिट्टी तैयार करने के बाद किसान क्या करता है, यानी जुताई करता है, और जुताई करने के बाद क्या करता है, उसकी बुआई करता है। तो देखिए 2 नंबर कृषि जो पद्धति का दूसरा जो चरण है वो है बुआई। अब बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। फसल को बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है, कि जो अच्छे बीज हैं वही हम यूज करते हैं, जो खराब बीज हैं उनको हम यूज नहीं करते हैं बुआई में। तो बुआई है वो फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। फसल को बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता के जो बीज हैं, उनको जो स्वस्थ बीज हैं उनका हम चयन करते हैं। और बीज बोने के औजार कौन कौन से हैं, यानी बीज जो हम बोते हैं उसके लिए हम कौन कौन से औजार काम में लेते हैं। तो इसमें पहला है परंपरागत औजार और दूसरा है आपके सीड ड्रिल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परंपरागत औजार की, यानी परंपरागत औजार क्या हैं। तो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है, कि परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला जो औजार है वो कीप के आकार का होता है। और बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं, और यह सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। तो ये आपके परंपरागत औजार है। उसके बाद में सेकंड जो औजार है बुआई का वो है आपके सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल से भी बुआई की जाती है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है, यानी समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। तो आजकल आपने देखा होगा कि बुआई के लिए जो ट्रैक्टर हैं वो संचालित हैं, और उनके द्वारा जो सीड ड्रिल है उनका उपयोग करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि जो बीज हैं उनमें समान दूरी और गहराई बनी रहती है, और सीड ड्रिल के द्वारा बुआई करने से समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। उसके बाद में तीसरा जो चरण है आपके कृषि पद्धति का वह है खाद एवं उर्वरक देना। तो सबसे पहले किसान क्या करता है, मिट्टी तैयार करता है, जुताई करता है, उसके बाद में बुआई करता है, और बुआई करने के बाद क्या करता है, उसमें खाद और उर्वरक मिलाता है। ओके, तो खाद या उर्वरक क्या है, तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, खाद और उर्वरक कहते हैं। तो खाद और उर्वरक की जो परिभाषा है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। खाद है वो आम तौर पर हमें गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के जो अवशेष हैं उनके विघटन से प्राप्त होता है। खाद आमतौर से हमें कहाँ से प्राप्त होता है, गोबर से प्राप्त होता है, मानव अपशिष्ट से प्राप्त होता है, और पौधों के जो अवशेष हैं उनके विघटन से प्राप्त होता है। जबकि उर्वरक की हम बात करें तो उर्वरक है वो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, जैसे यूरिया है तो वो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। तो खाद और उर्वरक में आपको 4 अंतर है वो अच्छे से याद करने हैं। ओके, तो खाद और उर्वरक में अंतर, तो एक साइड में आपको लिखना है खाद और एक साइड में आपको लिखना है उर्वरक। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, खाद, यानी खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। यह आपको ध्यान देना है कि खाद क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो प्रकृति से मिलती है, जैसे गोबर हैं, पौधों के अवशेष हैं, उनके विघटन से हम प्राप्त करते हैं। जबकि उर्वरक है वो एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक क्या है, एक मानव निर्मित लवण है। उसके बाद में खाद में दूसरा पॉइंट क्या है कि खाद है वो खेतों में बनाई जाती है। खाद कहाँ पर बनाई जाती है, खेतों में बनाई जाती है। जबकि उर्वरक है उसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक का निर्माण कहाँ होता है, उर्वरक का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में होता है। उसके बाद में खाद में तीसरा पॉइंट है आपके कि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, कि खाद है उससे मिट्टी को जो ह्यूमस है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। जबकि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस है वो प्राप्त नहीं होती। और खाद में 4 नंबर पॉइंट है
कि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद है उसमें जो पादप पोषक हैं वो तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। और उर्वरक में 4 नंबर पॉइंट क्या है कि उर्वरक में पादप पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो खाद और उर्वरक में ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में है खाद के लाभ। तो बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैविक खाद के कोई 4 लाभ लिखिए। तो जैविक खाद है उसके क्या क्या लाभ हैं। तो जैविक खाद है वो उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, इसके क्या कारण हैं, ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन है वो चेंज किया जा सकता है कि जैविक खाद है वो उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, इसके मुख्य कारण क्या हैं, इसके क्या कारण हैं, कोई 2 कारण या कोई 4 कारण लिखिए। तो इसका पहला कारण क्या है कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, कि इससे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। और दूसरा कारण क्या है कि इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है। और तीसरा कारण क्या है कि इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, इससे जो मित्र जीवाणु हैं उनकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और 4 नंबर पॉइंट क्या है कि इस जैविक खाद से मिट्टी का जो गठन है वो सुधर जाता है, इस जैविक खाद को मिलाने से मिट्टी है उसका गठन है वो सुधर जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सिंचाई। ओके, तो सिंचाई क्या है, यानी सिंचाई किसे कहते हैं। तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है, कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको सिंचाई की परिभाषा याद करनी है कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। और स्वस्थ जो फसल है उसकी वृद्धि के लिए, उसको बढ़ाने के लिए मिट्टी की नमी है उसको बनाए रखना, खेत में नियमित रूप से जल देना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद में है सिंचाई के स्रोत। अब सिंचाई है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जो पौधे हैं, जो फसल है उसको हम जल है, पानी है वो किस प्रकार से दे सकते हैं। तो कौन कौन से स्रोत हैं, जिसमें पहला है आपके कुआं, दूसरा है आपके जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर आदि जल के स्रोत माने जाते हैं। और सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या हैं, जिसमें पहला है मोट जिसको घिरनी कहते हैं, दूसरा है चैन पंप, तीसरा आपके डेकली, और 4 नंबर है रहट जिसको उत्तोलक तंत्र भी कहा जाता है। और सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन कौन सी हैं। तो सिंचाई की जो आधुनिक विधियां हैं जिसमें 1 नंबर है छिड़काव तंत्र, दूसरा है आपके ड्रिप तंत्र, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं कि सिंचाई की कोई 2 आधुनिक विधियां लिखिए और उनका वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे छिड़काव तंत्र यानी सिंचाई की जो आधुनिक विधियाँ हैं, और इसमें फर्स्ट है आपके छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या है, तो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, कि इस विधि का उपयोग असमतल जो भूमि है उसके लिए किया जाता है जहां जल की कम मात्रा उपलब्ध है, जहां जल है वो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो, वहां पर हम इस विधि का उपयोग करते हैं। सारे खेत में ऊर्ध्वाधर पाइपों का जाल है वो बिछा होता है जिनके ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं, और यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। और पंप की सहायता से भेजा गया जो जल है वो मुख्य पाइप से होता हुआ नोजल से वर्षा के रूप में पौधों पर गिरता है, फसल पर गिरता है, और यह छिड़काव रेतीली मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये आपके छिड़काव तंत्र है। उसके बाद में है ड्रिप तंत्र। तो ड्रिप तंत्र क्या है, इसके बारे में हम जानें तो इस विधि में पौधों या फसलों की जो जड़ें हैं उन पर जल है वो बूंद बूंद करके गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। और जो फलदार पौधे हैं,
जो फलदार पौधे हैं, जो बगीचे हैं और जो वृक्ष हैं, उनको जल देने की ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। तो फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ड्रिप तंत्र। और इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। इस विधि में जो जल है वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। उसके बाद में नेक्स्ट है खरपतवार से सुरक्षा। अब देखिए, जो किसान है वो सिंचाई करने के बाद उसको खरपतवार से सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। ओके, तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं और इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं, जिसको हम आम तौर पर आम भाषा में घास कहते हैं। कि खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं और इन अवांछित पौधों को क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है। और खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। तो खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई। अब खरपतवार नियंत्रण करने के तरीके, यानी खरपतवार है वो किस प्रकार से हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, तो उसके कौन कौन से तरीके हैं? तो इसमें पहला तरीका है कि फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इसे खरपतवार पौधे हैं वो सूखकर मर जाते हैं। कि फसल उगाने से पहले उसकी जुताई करना बहुत ही आवश्यक है। इससे क्या होगा? जो खरपतवार हैं वो, जो खरपतवार पौधे हैं, जो खरपतवार फसल हैं, पौधे हैं, घास है, वो क्या करेंगे? सूखकर मर जाएंगे। और दूसरा जो तरीका है वो है पुष्पण एवं बीज बनने से पहले हाथ से या खुरपी की सहायता से पौधों को उखाड़कर। और तीसरा है आपके खरपतवार नाशी जो रसायन हैं उनका उपयोग करके इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। तो जो खरपतवार नाशी रसायन हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं खरपतवार को हटाने के लिए। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कटाई। अब किसान क्या करता है? खरपतवार से सुरक्षा करने के बाद क्या करता है? कटाई करता है। तो जब फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं? काटते हैं। तो उसे काटा जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। और फसल काटने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, या हम हाथों से काटते हैं जिसे दरांती कहते हैं, और जिसे क्या कहा जाता है? हार्वेस्टर कहा जाता है। और काटी गई फसल है उसे बीजों को अलग करना होता है, इसे हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। कि जब फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो उसे काटा जाता है और इसे हम कटाई कहते हैं। फसल काटने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। और यहाँ पर भारत की मैं बात करूँ तो भारत में अधिकतर ज़िले और अधिकतर गांव ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी हाथों से कटाई की जाती है फसल की, जिसे हम दरांती कहते हैं। और काटी गई फसल है उसे बीजों को अलग करना होता है, इसे क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। उसके बाद में भंडारण है, ये लास्ट चरण है आपकी कृषि पद्धति का। फसल की प्राप्ति होने के बाद, यानी फसल की प्राप्ति होने के बाद क्या करता है किसान? आधा अनाज है उसको अपने पास रख लेता है खाने के लिए, और आधा अनाज है उसको बेचने के लिए रखता है। तो जैसे भाव की हम बात करें, देखो भाव है वो कम ज़्यादा रहता है, तो इसलिए उसे सुरक्षित रखने के लिए घर पर रखता है। तो सुरक्षित वो किस प्रकार से रख सकता है? ओके, तो भंडारण क्या है? तो फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं। यानी फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं। और भंडारण से हमें चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। यानी भंडारण है उससे हमें चूहे, कीट आदि से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। और जो ताज़ा अनाज है, जो ताज़ा फसल है, उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ये चूहे और कीट। तो इनको नीम की पत्ती हैं उनको सुखाकर उसके अंदर रखा जाता है, और कुछ रसायन भी होते हैं तो उनका यूज भी हम कर सकते हैं। उसके बाद में है पशुपालन। तो पशुपालन क्या है? यानी जंतुओं से भी हम भोजन प्राप्त करते हैं। तो पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, कि जो पशु हम पालते हैं उनसे भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पशुपालन।
तो ये चैप्टर है आपके कंप्लीट, एक साथ मैंने इस वीडियो में इस चैप्टर के कंप्लीट एक साथ नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। और जिन बच्चों को इस नोट्स की PDF लेनी है तो उनको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर नोट्स कैसे परचेज़ करना है इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो वहाँ जाकर आप नोट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि कक्षा 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके, उन सभी स्टूडेंट वो इस चीज़ का बेनिफिट ले सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है। और जो चैनल पर नए हैं उन सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें।